नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की 7वीं क्लास है। तो दोस्तों, आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, स्क्रीन पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए अशोक की, तो अशोक जब अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में जब वो निर्ग्रोध से प्रभावित हुआ था, तो उसने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो अगर बात की जाए तो भाई वो उसने ली थी उपगुप्त से। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो भाई अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी। दोस्तों, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अशोक जो था पहले शैव धर्म का अनुयायी था। पहले किस धर्म का अनुयायी था? पहले शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वह बौद्ध हो गया था। ठीक है, बाद में वह बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उपगुप्त से। किससे ली भाई? उपगुप्त से। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे अशोक के बारे में। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ठीक है, देखो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बताइए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो भाई अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और जो अशोक इसके स्तंभ लेख हैं उन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भाई किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। और संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अब वो कौन कौन से अभिलेख हैं? तो वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इनका प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा भाई? प्रयाग स्तंभ लेख। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में था। पहले कहाँ पे था? कौशाम्बी में। लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, तो इसलिए अब जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो अब इलाहाबाद के किले में है, और पहले कहाँ पे था? कौशाम्बी में। अच्छा, किसने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? तो वो कराया इसे अकबर ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब अगला हमारा स्तंभ लेख है। तो अगला स्तंभ लेख कौन सा था? तो वो था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, तो पहले ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित था। पहले भाई दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पे था? तो ये था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में, किंतु बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में स्थापित करा दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि बताइए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख इस समय कहाँ स्थित है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है। और इसे किसने दिल्ली में स्थापित कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। पहले ये कहाँ था? तो पहले ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित था। ठीक, अब अगला स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो यह पहले मेरठ में था। देखो नाम से ही क्लियर है, दिल्ली मेरठ। तो पहले ये कहाँ पे था? मेरठ में। लेकिन बाद में इसको भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाकर स्थापित करा दिया गया। तो अब जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है और जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये अब दोनों दिल्ली में स्थित हैं। और कौन इनको दिल्ली में लाया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलो, अब अगला स्तंभ लेख है लौरिया अरिराज स्तंभ लेख। तो ये बिहार के चंपारण ज़िले में स्थित है। अगर पूछ रहे हैं कि बताइए लौरिया अरोराज स्तंभ लेख इस समय कहाँ पर है, तो ये है बिहार के चंपारण ज़िले में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ठीक है, कितने स्तंभ लेख है? पूरे 7। कितने स्तंभ लेख है? 7। तो अब आगे के देखते हैं। अब ये लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो ये वाला स्तंभ लेख भी बिहार के चंपारण ज़िले में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है स्तंभ लेख का कि यह वही स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा अशोक का स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है, तो वो है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। और कहाँ पर स्थित है? तो है ये बिहार के चंपारण ज़िले में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोर का चित्र वाली, कि पूछा जा सकता है बताइए मोर का चित्र किस स्तंभ लेख में है, तो वो है लौरिया नंदनगढ़ में। ठीक, चलो, अगला हमारा फैक्ट है रामपुरबा स्तंभ लेख। तो ये रामपुरबा स्तंभ लेख भी बिहार के चंपारण ज़िले में स्थित है। फिर अगला है कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी अभिलेख पहले ये कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसे भी अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, और कौशाम्बी अभिलेख है इसको भी अकबर ने प्रयाग के इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसको ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किस स्तंभ लेख को भाई कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो वो है आपका कौशाम्बी अभिलेख। और वह कौन सा अभिलेख है जिस पर मोर का चित्र बनाया है? तो वह है आपका
लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब अगला पॉइंट आ गया है हमारा, अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जो कि निम्न है। तो हम जानेंगे कि भाई वे कौन कौन से प्रांत हैं अशोक के समय के और उनकी राजधानी क्या क्या है। तो देखिए पहला प्रांत है कलिंग, ठीक है, पहला प्रांत है कलिंग। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलिंग की राजधानी है तोसली। कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि बताइए कलिंग की राजधानी क्या थी, अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी। तो अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। अच्छा, तो एक प्रांत तो ये हो गया। अब दूसरा प्रांत कौन सा है, तो भाई दूसरा प्रांत है प्राची। दूसरा प्रांत क्या है, प्राची। और प्राची की राजधानी क्या थी, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तीसरा प्रांत है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। चौथा प्रांत है दक्षिणापथ और दक्षिणापथ की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी। और पाँचवा प्रांत है अवंती राष्ट्र और अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। तो इस तरह से आपको इन 5 प्रांतों को याद रखना और उनकी राजधानी याद रखनी है, ठीक है। पहला प्रांत कौन सा था, तो पहला प्रांत था कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। दूसरा प्रांत प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। तीसरा प्रांत उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। चौथा प्रांत दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। पांचवा प्रांत अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। तो आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, आपको प्रांत दे दिए जाएंगे और उनकी राजधानी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि अशोक के समय इन प्रांतों की राजधानी क्या थी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूँ और ये सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि अशोक के समय प्रांतों का शासन जिन शासकों के अधीन था उन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए अशोक के शासनकाल के समय प्रांतों का शासन किन के अधीन था, तो वो था कुमार या आर्यपुत्रों के अधीन। क्योंकि जिन शासकों के अधीन था तो उन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। तो ये सीधा सीधा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा भाई, जिलों का शासन किसके अधीन था, तो जिलों का शासन रज्जुकों के अधीन था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको आप स्टार बना के लिख लेना कि अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है और गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। तो ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए अर्थशास्त्र के अनुसार सब सर्वोत्तम फसल किसे माना गया, तो वो माना गया धान की फसल को। और निकृष्टतम फसल किसको माना गया, तो वो माना गया गन्ने की फसल को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको क्वेश्चन के अंदर अंदर करा रहा हूँ और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस मैं 100% करा दूंगा, ठीक है। तो इसकी आप कोई टेंशन ना लेना। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा कि अर्थशास्त्र में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा गया है और व्यापारिक विभाग के अध्यक्ष को संस्थाध्यक्ष कहा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए अर्थशास्त्र में कृषि विभाग का अध्यक्ष किसको कहा गया है। तो आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है सीता अध्यक्ष, ठीक है। कृषि विभाग का सीता अध्यक्ष और व्यापारिक विभाग का अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलो अब आ गया हमारा आज का अगला क्वेश्चन और यह है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो भाई ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, तो क्या था, वो था व्यापार, ठीक है। क्योंकि सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी और ये एक नगरीय शहरी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऐसे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था पशुपालन। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए आर्यों के बारे में सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। आर्यों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है ऋग्वेद में, ठीक। अच्छा ऋग्वेद में भाई आर्यों का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में आर्यों का 36 बार उल्लेख हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया और ईरान से आए थे और किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था, ठीक है। क्योंकि मैक्स मूलर ही एक वह व्यक्ति था जिसने बताया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। और अब हम पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है आर्यों के निवास स्थान के बारे में। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो तिब्बत था, ठीक है। यानी कि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बताइए वह कौन था जिसने यह बताया कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत है, तो वो बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो मैक्स मूलर ने क्या बताया, मध्य एशिया, ठीक है। माँ से मैक्स मूलर और माँ से मध्य एशिया, तो मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत। देखो यहाँ से ता पकड़ लो, सरस्वती तिब्बत, सरस्वती तिब्बत, तो ऐसे ही
याद रख सकते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत। अच्छा, विलियम जोन्स ने क्या बताया? तो विलियम जोन्स ने बताया यूरोप। विलियम जोन्स ने क्या बताया? तो विलियम जोन्स ने बताया यूरोप। और पंडित गंगा झा ने क्या बताया? तो पंडित गंगा झा ने बताया था ब्रह्मऋषि देश। ठीक है, पंडित गंगा झा ने बताया था ब्रह्मऋषि देश। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, बाल गंगाधर भाई तिलक ने क्या बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव बताया था। तो ये भी आपको बताया, याद रखना है कि बताइए किसने आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव बताया था? तो वो बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्यों का जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज पुरुष प्रधान था। और अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता का, तो सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माता को ही प्रधान का दर्जा दिया जाता था। और आर्यों ने किसको दिया था? तो आर्यों के समाज में पुरुषों को प्रधान का दर्जन दिया था। तो आर्य समाज कैसा था? तो ये था पुरुष प्रधान। और सिंधु सभ्यता का समाज कहाँ था? तो वो था स्त्री प्रधान। ठीक है, वो मात्र सत्तात्मक समाज था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो भाई ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ब्लैक पैगोडा? तो ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में स्थित। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि भाई दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो भाई दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फ़ारसी थी। क्या थी भाई दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फ़ारसी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो भाई जो रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो भी थी रजिया सुल्तान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन शासक था कि जिसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली के आगरा के स्थान पर दिल्ली बनाया? तो वो था शाहजहाँ। कौन था भाई? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ही वह एकमात्र मुग़ल सम्राट था जिसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और चलिए, अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो भाई गोरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक था शिवाजी महाराज। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो शिवाजी महाराज थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अगला पॉइंट है यहाँ पर, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो भाई शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। तो ये भी आपको याद रखना है कि बताइए शिवाजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछली साल भी पूछा गया था पैट में, यूपी पैट 2022 में, कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता था? तो भाई पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए कर को चौथ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? चौथ। अगर पूछा जाए कि बता चौथ क्या था, तो भाई पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया कर, तो वो कहलाता था चौथ। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आधुनिक भारत का जनक, या अगर पूछे कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या राजा राममोहन राय को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। चलिए जानते हैं गदर पार्टी के बारे में। तो देखो, गदर पार्टी के जो एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, और एक और नेता थे सोहन सिंह भागना। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। पूछा जा सकता था कि बताइए लाला हरदयाल किससे संबंधित थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित थे। सोहन सिंह भागना किससे संबंधित थे? तो ये भी गदर पार्टी से संबंधित थे। अच्छा, गदर था क्या? तो भाई गदर जो था ये एक दैनिक समाचार पत्र था और इसका निर्माण अमेरिका कनाडा में निवास करने वाले भारतीयों द्वारा भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए बनाया गया था। देखो, गदर एक ऐसा समाचार पत्र था कि जिसमें भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। तो उस समय अमेरिका और कनाडा में कुछ भारतीय निवास करते थे। तो उन्होंने इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए, साथ ही दुनिया को ये बताने के लिए कि कैसे अंग्रेज़ भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं और भारतीय अपना लज्जापूर्ण जीवन जी रहे हैं,
और कैसे भारत को गुलाम बनाया जा चुका है। तो ये सारी बातों को दिखाने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए गदर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। तो ये इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। और ये कहाँ पर प्रकाशित होता था? तो ये अमेरिका और कनाडा में प्रकाशित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा गया? तो अगर बात की जाए मोहम्मद अली जिन्ना को, तो उन्हें सरोजिनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर था। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन भारतीय था जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को जीता था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो भाई किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से। किससे संबंधित है भाई? पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इस समय भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य गोवा है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, और ये संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ। ठीक है, जो DPSP होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और इस समय ये किस राज्य में लागू है? तो ये है गोवा में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 51 के आ में, या अनुच्छेद 51 के ए में, या ए आ सकता है या आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो भाई वैसे ये किसके अंतर्गत है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के ए तक दिए हैं, या 51 के आ तक दिए हैं। तो ये आता है DPSP के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 51 आ। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितने दिनों का समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितने सप्ताह का समय मिलता है भाई? 2 सप्ताह का। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, यानी कि बात की जाए पद ग्रहण की, तो जब पद ग्रहण करने से पहले जब शपथ लेते हैं तो वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो अगर बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका प्रारूप तैयार किया था PC महालनोबिस ने। किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। और मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रारूप तैयार किया था हेराल्ड डोमर ने। उसका किसने किया था? हेराल्ड डोमर ने। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो उसका प्रारूप किसने तैयार किया है? तो वो किया है PC महालनोबिस ने। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो देखो, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जो भी सिंचाई परियोजना चलाई गई थी वो सब प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी? तो वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो भाई गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो भाई गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में है सहारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत में कौन सा है? तो भारत में तो थार
मरुस्थल है। भारत में कौन सा है? भारत में थार मरुस्थल है। तो ये सारे मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी का क्या नाम है? तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो राजधानियाँ और मुद्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं हर क्लास में यहाँ से कम एक क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो भाई साइप्रस की राजधानी का नाम है निकोसिया। ठीक है, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? निकोसिया। अब जानते हैं भाई साइप्रस की मुद्रा क्या है? तो भाई साइप्रस की राजधानी तो है निकोसिया और मुद्रा क्या है? पाउंड। ठीक है, साइप्रस की राजधानी क्या थी? निकोसिया और मुद्रा क्या है? पाउंड। अच्छा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा क्या है? सोम। ऐसी उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग और मुद्रा क्या है? वॉन। और गुआम की राजधानी क्या है? तो गुआम की राजधानी है अगाना और मुद्रा क्या है? डॉलर। तो देखो अब जैसे हमने क्या पढ़ा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। तो ऐसी जो दक्षिण कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये भी आपको याद रखना कि बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो उत्तर कोरिया की है वॉन, वही दक्षिण कोरिया की है। तो ये बहुत सरल हो जाएगी। तो देखो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। और ऐसे ही साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, मुद्रा है पाउंड। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है सोम। और गुआमा की राजधानी है अगाना, मुद्रा है डॉलर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और मैं बार बार इनका रिवीजन भी कराता रहूँगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बात की जाए भारतीय पर्यटन दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था? भारतीय पर्यटन दिवस। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व पर्यटन दिवस मनाया था 27 सितंबर को। तो देखो अगर भारतीय पूछा जाए तो ये तो मनाया जाएगा 24 जनवरी को, और अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाएगा 27 सितंबर को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम कुछ दिवस के बारे में जानेंगे। तो देखो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, और अगले दिन मनाया जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को। ऐसी विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस मनाया जाएगा 24 मार्च को। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। तो ये सारे दिवस आपको याद होने चाहिए। चलिए देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद रखना, पूछा जा सकता है। तो भाई ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की। और इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ठीक है, खुशवंत सिंह की दो ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरी है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो भाई लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिनों का होता है? 120 दिन का। चलिए इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट जानेंगे। तो देखो जो लाल रक्त कणिका होती है ना, इसका जीवन काल तो होता है 180 दिन का, लेकर अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणावस्था में, यानी कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है, तो भ्रूणावस्था में इसका जन्म होता है यकृत और प्लीहा में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाल रक्त कणिका का जन्म भ्रूणावस्था में कहाँ पर होता है, या इसका निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ पर होता है? तो निर्माण इसका होता है भ्रूणावस्था में यकृत और प्लीहा में। और सामान्य तौर पर इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो सामान्य तौर पर इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे के पॉइंट पर। तो देखो अभी हमने इसका क्या पढ़ा? जन्म। तो इसका जन्म कहाँ पर होता था? तो सामान्य तौर पर इसका जन्म होता था अस्थि मज्जा में, और मृत्यु इसकी कहाँ पर? और हाँ, सामान्य तौर पर जन्म इसका होता था अस्थि मज्जा में, और भ्रूणावस्था में होता था इसका यकृत और प्लीहा में। अब अगर बात कीजिए इसकी मृत्यु की, तो भाई इसकी जो मृत्यु है वो भी यकृत और प्लीहा में ही होती है। और जो आरबीसी है, तो आरबीसी की कब्र यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ लाल रक्त कणिकाओं की कब्र किसको कहा जाता है, तो इसकी कब्र कहा जाता है यकृत और प्लीहा में, क्योंकि इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है, तो इसलिए इसको आरबीसी की कब्र कहा जाता है। और आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अगर पूछा जाए कि क्या बताओ आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो आप कहेंगे नहीं, आरबीसी में भाई केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन एकमात्र दो जीव ऐसे हैं, एक ऊँट और दूसरा लामा,
कि जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर तो आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य जो आरबीसी है, इसका भाई कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो आपसे ऐसे भी ये पूछा जाता है कि बताइए आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो दोस्तों, इस तरह से आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि बताइए आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कंटिन्यू बेसिस पर लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराई जा रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप यहाँ से क्लास को देखेंगे तो आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपको किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के तहत किसी भी मुख्य परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।